गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द व्हील पावर एकेडमी में। जैसा कि हम लोग कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा अध्याय 10 रहेगा, जो कि शीर्षक है स्वतंत्रता के बाद। तो आज हम लोग कक्षा 8 के इतिहास का लास्ट अध्याय, जो कि अध्याय 10 है, आज हम इसी अध्याय को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास देख लेंगे, तो हमारा कक्षा 8 का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। शीर्षक है एक नया और खंडित राष्ट्र। तो हम लोग देखेंगे कि आज़ादी के बाद हमारे सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आई और ऐसी क्या क्या समस्याएं थी जिससे हमें उन समस्याओं से जूझना पड़ा था। तो पढ़ेंगे हम लोग। बात है अगस्त 1947 की। तो अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां आई। देखते हैं क्या है। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। और इसके बाद जो रियासतों की समस्या थी, तकरीबन 500 रियासतें राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी। तो उस समय 500 ऐसी रियासत थी जो राजाओं और नवाबों के द्वारा चलाई जा रही थी। इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक बहुत ही कठिन काम था। शरणार्थी और रियासतों की समस्या, जो 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे और जो 500 रियासतें थी, उनकी जो समस्याएं थी उन पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर से इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो आज़ादी के बाद हमें भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में देखना था, जो कि जो रियासतें थी और जो पाकिस्तान से शरणार्थी लोग आए थे, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी एक राजनीतिक व्यवस्था विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। तो यहाँ पे चित्र एक दिया गया है, जो कि इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन करते हुए दिखाया गया है, जो कि फरवरी 1948 का है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। बात है 30 जनवरी 1948 की। तो 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले, जिनका नाम है नाथूराम गोडसे, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। तो उनका भाषण क्या था कि उन्होंने कहा, दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें उच्च जाति और नीच जाति वाले, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में अन्य धर्म के लोग रहते थे, यानी कि अलग अलग धर्मों वाले, उच्च जाति के, नीच जाति के सभी व्यक्ति भारत में रहते थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं भी बोलते थे। उनके पहनाव में भी भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भी भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है, ऐसा विचार इन लोगों के मन में आया। तो इन्होंने क्या किया, ये देखते हैं कि एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। भारत में अनेक अनेक धर्म के लोग, अनेक अनेक जाति के लोग रहते हैं और उनको एकता के सूत्र में पुरोए रखना, यह भी एक बड़ी समस्या थी। साथ साथ विकास का कार्य भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। तो उस समय जो लोग थे वह अपनी आजीविका के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए
जो किसान और काश्तकार थे वह वर्षा पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। तो अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय लोग कृषि पर कृषि की वजह से लोग कैसे एक दूसरे पर निर्भर थे। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गियों बस्तियों में रहते थे। तो शहरों में जो फैक्ट्री थी और फैक्ट्री वाले मजदूर भीड़ भरी झुग्गियों बस्ती में रहते थे, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी जरूरी था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ चलना था। तो उस समय लोगों को एकता और विकास की प्रक्रिया को साथ साथ लेकर चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव का रूप ले सकते थे। तो बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और उनको एकता के सूत्र में पिरोए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें एकता के सूत्र में पिरोकर नहीं रखा जाएगा तो उनके बीच मतभेद होगा, जिससे दूरियां बढ़ेगी और हिंसक और बहुत सारे ऐसे खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते हैं। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ सकते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव भी आशंका बनी होती थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे नए संविधान की रचना। तो देखते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। तो जो संविधान के लिए बात चल रही थी, आप देख सकते हैं कि 1946 से लेकर 1949 के बीच तकरीबन 300 ऐसे भारतीय थे जिन्होंने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में काफ़ी विचार विमर्श किया और लंबे समय तक चला। फिर भी इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। तो संविधान सभा की जो बैठक चल रही थी और उसके जो सदस्य थे वह पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिन्हें हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। तो देख लेते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क क्या होता है। सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। तो हमें आज़ादी के बाद कई सारे ऐसी अधिकार प्राप्त हुए जो कि सभी के लिए समान थे। जैसे हमारे सामने एक वाक्य खुद बताया गया है। जैसे बताया गया है कि भारत को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में सभी को वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुष को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह जो यह अधिकार हमें प्राप्त हो रहा है, लंबे समय संघर्ष करने के बाद ही मिला है। महिलाओं को सबसे अंत में
मताधिकार दिया गया, जो कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद यह सारी व्यवस्थाएं लागू की गई, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह हमारा जो संविधान बनाया गया है बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है और काफ़ी लंबा समय विचार विमर्श करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया था। यहाँ चित्र 2 दिया गया है, जो कि संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू का चित्र यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू का चित्र दिखाया गया है, देख सकते हैं। ठीक, आगे संविधान की दूसरी विशेषता यह थी। अब तक हमने संविधान की पहली विशेषता पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे संविधान की दूसरी विशेषता के बारे में। तो देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता क्या है। उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि दूसरी विशेषता में यही बताया गया है कि सभी को समान माना गया और सभी के लिए जो कानून बनाए गए वह कानून सबके लिए समान रूप से लागू किया गया। इसके अलावा कुछ लोग यह चाहते थे कि जो भारत का विभाजन हो रहा है उससे भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन और इसका एक उदाहरण भी दिया गया, जो कि पाकिस्तान का उदाहरण देकर बताया गया कि जो कि एक खास समुदाय के लिए यह बनाया गया है, जो कि मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए था। परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनका स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। देखते हैं आगे, मुसलमानों के अलावा भारत में सिख ईसाइयों की बड़ी संख्या थी। तो भारत में मुसलमानों के अलावा और भी ऐसे अन्य धर्म थे, जैसे सिख, ईसाई थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों पर का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। तो कुछ लोगों का यही मानना था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन भारत में कई धर्म रहते थे, जैसे आप देख सकते हैं सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, अन्य कई ऐसे धर्म थे जो भारत में रहते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। सभी को समान अधिकार दिए गए और हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया, चाहे वह उच्च कास्ट का हो या नीच कास्ट का हो या अन्य धर्म का हो। ठीक है, वही प्रावधान दिया गया जो हिंदुओं के लिए भी था। तो सबका प्रावधान समान था, जो हिंदुओं के लिए दिया गया था वह अन्य धर्मों के लिए भी प्रावधान दिया गया था। आगे देखते हैं संविधान की तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए सब विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल उच्च जातियों के लोग ही जाते थे। तो आज़ादी के पहले क्या होता था कि हिंदू के मंदिर में केवल उच्च जाति के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमें कितने सारे अधिकार समान रूप से दिए गए। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे।
एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य, जिनका नाम है H.J. खांडेकर, ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जातियां जिम्मेदार हैं। वे अपनी सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि हम अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। तो यह वाक्य किसका था? आप याद रखेंगे कि खांडेकर जी का कहना था कि उच्च जातियों के लिए कि हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारा मस्तिष्क शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम करना बंद कर दिया है और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। ठीक, भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद किस तरह सभी धर्मों को, सभी जातियों को, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सभी को समान अधिकार दिए गए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के ऐसे आरक्षण भी प्रदान किए गए। तो आज़ादी के पहले जो अछूत जातियां थी, उनके साथ साथ आदिवासी और अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इस भारतीयों को भी वंचित रखा गया था। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इसी स्थिति में सुधार लाने का था। तो संविधान आने से उनके जीवन में कई तरह के अधिकार प्रदान किए गए और जिससे उनका सुधार हो सके। ठीक, यहाँ पे स्रोत एक दिया गया है, हम इसे पढ़ लेते हैं। दिया गया है, हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था। तो देखते हैं, हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिनके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हो, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। ठीक, आगे संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। आगे मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। तो देखते हैं वह 3 सूची कौन कौन सी है।
केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय के लिए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषय को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकार यानी कि दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। ठीक है, यहाँ चित्र 3 दिया गया है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिखाया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1856 को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जनता उन्हें प्यार से बाबा साहेब के नाम से पुकारती थी। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अंबेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो याद रखेंगे आप कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। तो देखते हैं क्या था। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णामाचारी, जिनका नाम है टीटी कृष्णामाचारी, ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। तो हिंदी हमारी क्या है? एक राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इसमें अमीर, गरीब और ऊंच नीच जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलने लगेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि समाज को राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे राज्यों का गठन कैसे किया जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे आया है भाषाई के बारे में। देख लेते हैं भाषाई क्या है। भाषा से संबंधित बात है 1920 की। तो 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। तो आगे आपने पढ़ा, आप समझ रहे होंगे जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आपने आगे पढ़ा है कि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था, जो कि भारत और पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने
दिया गया था उदाहरण के रूप में। इसीलिए जो राष्ट्रनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, वह भाषाई आधार पर राज्य को नहीं बांटना चाहते थे। लेकिन मुश्किलें क्या आई, आगे हम पढ़ते हैं और देखेंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है। ठीक, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवालों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में यानी कि इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। ठीक, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। तो देखते हैं दोस्तों, जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ता, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थक में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। यहाँ चित्र 4 दिया गया है, जो कि गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई। देखते हैं आगे। तो 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो आंध्र ऐसा पहला राज्य था जो कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि आंध्र भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। दोस्तों, आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद 1956 में रिपोर्ट आई। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। तो यहाँ आगे चित्र दिखाया गया है
मानचित्र जो कि भाषाई राज्यों के गठन के आधार पर है। तो चित्र 5 का है जो कि 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतों का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। तो हैदराबाद, मैसूर और राजपूताना ये सारे क्या हैं, रियासतों का चित्र है। और ये जो ये पीला रंग का चित्र दिख रहा है आपको, ये सारे ब्रिटिश भारत का चित्र दर्शाया गया है। जैसे बनारस, बिहार, मद्रास, ये सारे चित्र, पंजाब जो दिखाए गए हैं ये ब्रिटिश भारत के चित्र दर्शाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिखाया गया है जो कि 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। जो ये चित्र है जैसे हैदराबाद, मैसूर, मध्य भारत, राजस्थान, विंध्य प्रदेश, ये सारे भूतपूर्व रियासतों का चित्र है। और अन्य जो पीले रंग से दर्शाया गया है वह अन्य राज्य का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, आंध्र प्रदेश। ठीक है। जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी जो रियासतें वो खत्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसे रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 से 1948 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के समय यानी कि कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। ठीक है। आगे यह चित्र जो दिखाया गया है ये 1975 में भारतीय राज्य का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। चित्र 6 जो कि महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाए गए पुल। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। यहाँ राज्य के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं राज्य के बारे में क्या बताया गया है। सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। तो यानी कि अर्थात आप यह समझेंगे कि जो राज्य शब्द यहाँ पे बताया गया है वह एक राष्ट्र के रूप में दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे विकास की योजनाओं के बारे में। तो देखेंगे हम कि कौन कौन सी योजनाएं ऐसी बनाई गई जो विकास की तरफ अग्रसर हुई। दोस्तों, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में गरीबी व्याप्त थी। तो उन गरीबी से मुक्त कराने के लिए और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करने के लिए भारत का एक बड़ा लक्ष्य हो गया था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र में क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो हम लोग दोस्तों आप लोग समझेंगे कि योजना आयोग क्या था। योजना आयोग यही था कि सरकार द्वारा यह योजना बनाया गया था कि हर 5 वर्ष पर विकास के कार्य किए जाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिश से अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ स्रोत 2 दिया गया है जो कि पंचवर्षीय योजना के बारे में नेहरू के विचार को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि
इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अलग उद्देश्यों की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते हैं, जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। यहाँ चित्र 8 दिया गया है, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि भिलाई में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई, जो कि 1959 में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। तो भिलाई में इस्पात कारखाने के खुलने से यह हमारे एक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा का उपेक्षा हो रही है। कुछ लोग यह मानते थे कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महात्मा गांधी के अनुयायी, जिनका नाम है मीरा बहन, इन्होंने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी कि मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। तो उनका यही कहना था कि विज्ञान और मशीनरी से इंसान को यानी कि मानव को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, यानी कि अधिक से अधिक फायदा हो सकता है, लेकिन अंत में उन्हें तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। आगे दिया गया है एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। तो दोस्तों, जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र, अभी भी अपने शैशव काल में थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी वह अभी शैशव काल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हो गई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। तो जो शीत युद्ध उत्पन्न हुआ किन दो देशों के बीच उत्पन्न हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। याद रखेंगे, इन्हीं दोनों देशों के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक संगठन बना लिया। यही समय था दोस्तों, जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। तो देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था और इसका जो मूल आधार रखा गया था, इसके बारे में भी देखते हैं। तो मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैन्य गठबंधनों में शामिल ना हो। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो विदेश नीति का मूल आधार था, यही था कि अन्य देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य जो सैनिक गठबंधन है उसमें शामिल ना हो। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं था कि अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब यह होता है कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहे, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत संघ गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और
अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कि इसमें क्या क्या था। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। तो यहाँ चित्र 9 दिखाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन का चित्र है। तो कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। यहाँ चित्र 10 दिया गया है, जो कि बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नौ स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। अगला हमारा शीर्षक है राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। तो देखते हैं 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाएँ, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञों और बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का यही मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में भी आ जाएगा, परंतु ये सारी जो आशंकाएं थी निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। तो दोस्तों, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो इन सब चीज़ों को महसूस कर पाए होंगे। भारत के कुछ भागों और कुछ समूह को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारत गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप यह अध्याय पढ़कर समझ सकते हैं और आप एक भारत देश में रहते हैं और उस हिसाब से भी आप उन माहौल को देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर यह महसूस कर सकते हैं कि भारत जो कि गणतंत्र देश हमारा है, यह अगर अधिक सफल नहीं हुआ तो अधिक विफल भी नहीं हो पाया है। ठीक, यह चित्र 11 दिया गया है जो कि बम्बई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इसके दूर वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारत देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे अन्यत्र के बारे में, जो कि श्रीलंका में क्या हुआ, पढ़ते हैं।
बात है 1956 की। 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका यानी कि तत्कालीन उसका नाम था सिलोन। श्रीलंका की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहल भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा है कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्तरंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा है, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहल भाषा थोपी जा रही है और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश जो कि पाकिस्तान भी है, इसीलिए दो टुकड़ों में बांट दिया गया था, क्योंकि पूर्वी भारत यानी पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया था जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था, तो शायद भारत भी गृहयुद्ध में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा को दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। यह चित्र 12 दिया गया है, जो कि बंदूक लिए हुए तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृहयुद्ध का प्रतीक यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो यह जो प्रतीक दिखाया गया है श्रीलंका में गृहयुद्ध का, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यह चैनल अभी नया है, मैं इस चैनल पर नई हूँ। अगर मेरे पढ़ाने में जो भी त्रुटि आई हो तो उसे क्षमा करें। इस चैनल का सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों परिजनों से साझा करें ताकि वह इस अध्याय को पढ़े और समझें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे इस अध्याय का प्रश्न अभ्यास। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही।